गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि बढ़िया होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर काफ़ी दिन बाद क्लास लेने आए हैं। मैं आपको पहली चीज़ तो एक चीज़ से श्योर कर दूं कि आपकी क्लास में 15 जून तक 15 जून तक आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि सर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इतने दिन में मैंने क्लास लेने का एक दूसरा रीज़न ये था कि मेरा लैपटॉप फॉर्मेट के लिए मैंने दिया था, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। खैर, अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है, जो इसके प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं कि क्या क्या हमने प्रॉब्लम में करना था। तो देखिए, पहला जो प्रॉब्लम है ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं सीधा चलता हूँ क्योंकि इस पे हम लोग एग्जाम्पल जब मैं करा रहा था, जब मैं सेक्शन बता रहा था तभी हमने डिस्कस कर लिया था, उसका सोल्यूशन भी आपके पास है। मैं सिर्फ उन प्रॉब्लम पे चलूंगा जिन प्रॉब्लम्स को मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे चलते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या है भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 17, राममूर्ति हैड 4 हैवी गुड्स व्हीकल एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ही एक्वायर्ड 7 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल। 4 उसके पास हैवी गुड है और 7 नॉन हैवी गुड है। On 27/6/2019, he sold 2 non-heavy goods vehicle. On 31st May 2019, he has brought forward loss of 50,000 relating to assessment year 2016-17 of a discontinued business. Assuming that he opt for presumptive 44AE और 44AD, मैंने आपको बताया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सीधा नोट्स में जाके 44AE वाले सेक्शन पे ध्यान लगाएं। 44A पे से ध्यान लगा के फिर आप आइए, कौन सी इनकम इन्होंने लेनी चाहिए, तो ये ले रहे हैं प्रेजेंटिव इनकम 44A। अच्छी बात है। कंप्यूट इज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए, तो सबसे पहले तो इनकी प्रेजेंटिव इनकम निकालिए। प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A। ठीक है, पहले तो इनकी प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44A निकाल लिया जाए, तो ये दिया होगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। इनके पास तो प्रेजेंटिव इनकम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ना, याद करिए। 4 नॉन हैवी गुड्स है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7,500, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई 2। सर ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किया? देखिए, इनके पास कितनी नॉन हैवी गुड्स है? 4। कब है? 1/4/2019। ही एक्वायर्ड 7 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल ऑन 27/6/2019। ही सोल्ड 2 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल ऑन 31 मई 2019। तो इसने क्या किया है कि 2 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल को बेच दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसका मतलब है कि इसके पास 2 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल बची हुई है। देखिए, इसके पास, पहले ध्यान से सुनिए, इसके पास कितनी नॉन हैवी गुड्स व्हीकल थी? 4, और 4 में से इसने पुरानी वाली जो थी 2 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल उसमें बेच दिया, तो बची कितनी इसकी? 2। ठीक है, तो पहले तो 4 तो रही होगी ना, अप्रैल और मई तो पूरा रही होगी 4 ट्रकें, मतलब जो भी नॉन हैवी गुड्स व्हीकल, तो उसका 7,500 इंटू 4 इंटू 2 निकालो। पहला काम 60,000। कब से कब तक का? तो यहाँ पे लिख लो अपने समझने के लिए, 1/4/2019 से 31 मई 2019 तक का। ठीक, पहला काम कर लीजिए आप।
अब 4 में से 2 बिक गई तो बची कितनी? 2। 4 में से 2 बिक गई तो बची कितनी? 2। ही एक्वायर्ड 7 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल ऑन 27/6/2019। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 27, यानी कि इनके पास था 7 तो ये थी और 2 उधर से, मतलब जो पहले की बची हुई थी। ठीक है, अब आप आ जाइए बैलेंस टू नॉन हैवी गुड्स व्हीकल। तो 2 इंटू 7500 इंटू 10, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक, और फिर 7 नॉन हैवी गुड्स व्हीकल, तो इसको भी ले लीजिए 10 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने का ले लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7500 इंटू 10, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7500 इंटू 10, तो टोटल कितना हो गया? 5,25,000। तो टोटल आपके पास व्हीकल कितने की हो गई? 525, 150 और 60,000, टोटल कर लीजिए तो 7,35,000। ठीक है, अब इस 7,35,000 में लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, जो पिछले असेसमेंट ईयर के कोई लॉस हो गए, कितने के थे? 50,000, इनको लेस कर दीजिए। बैलेंस कितना बचा? 6,85,000। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट द एसएससी इज एलिजिबल फॉर कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अप्लाइंग द प्रेजेंटिव प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A सिंस ही डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 10 से ज्यादा उसके पास गाड़ी नहीं है प्रीवियस ईयर में। आप जोड़ लीजिए, 4 थी, 4 में से 2 बेच दिया, बची कितनी? 2, फिर 7 नहीं खरीदा तो 7 2 9। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इनका देख लो क्या है भाई। मिस्टर सुखविंदर is engaged in business of plying goods carriage on 1st April 2019. He owned 10 truck, all non-heavy goods vehicle. On 2nd May 2019, he sold one of the non-heavy goods vehicle and purchased another non-heavy goods vehicle on 6 May 2019. This new vehicle could however be put to use only on 15 June 2019. Compute the total income, freight charge collected less operational expense, depreciation as per section 32, अदर ऑफिस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम। इतनी डिटेल्स इसमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब आइए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए आपकी सेक्शन 44A अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। नॉन हैवी गुड्स व्हीकल है, 10 से कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए, 10 है इनके पास, हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 44A अप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए इनका पहले आप इनकम निकाल लीजिए कि इनकी इनकम कितनी निकलेगी। इनकी पहले इनकम निकालनी होगी ना। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अपने नोट्स को ओपन कर लीजिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा इसका डिटेल में मुझे आपको बताना पड़ेगा, पहले आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, चल आइए समझिए। पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 44A में निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके पास टोटल कितनी गाड़ियां थी? 10। देखिए
क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 10 ट्रक थी। ऑन 2 में ही सोल्ड 1 ऑफ द नॉन हैवी गुड्स व्हीकल, यानी कि शुरुआत में 10 थी, एक बेच दिया तो बची कितनी, 9। ठीक, आई 9 गुड्स कैरेज अभी पूरे साल था ना, तो 12 मंथ का निकाल लो। 12 इंटू 9 इंटू 7500। एक गुड्स कैरेज कह रहा है कि मई में बेच दिया, बीच मई में बेचा है, तो अप्रैल और मई 2 महीने तो यूज किया होगा ना। 2 इंटू 1 इंटू 7500। फिर एक नई खरीदा है जून में, तो जून से लेकर मार्च तक आप जोड़ डालिए। 10 मंथ्स इंटू 1 इंटू 7500, तो इनकी टोटल इनकम निकाल लीजिए आप प्रेजेंटिव बेसिस पे। 8,10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 75,000 रुपये। सॉरी 11 मंथ है, 10 नहीं 11 मंथ। पार्ट लेंगे ना तो 82,500 पार्ट ऑफ द मंथ लिया जाएगा, 82,500। तो ये टोटल आ गया 9,07,500। ठीक है, अदर इनकम भी है, उसको भी ले लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, अदर बिजनेस या नॉन बिजनेस जो भी है 70,000। टोटल कर लीजिए तो 9,77,500, यानी कि आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 9,77,500, अगर मतलब उस पर देना पड़ेगा अगर आप 44 ए पे आते हैं। अगर आप नॉर्मल में आते हैं, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सारे खर्चे वर्चे माइनस करके 45,000। ठीक, और अदर इनकम का दिया हुआ है 1,15,000, सॉरी 70,000। टोटल करिए 1,15,000। क्लियर है? तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि किस बेसिस पे आपको चलना है। 9,77,500 जब आप 44 ए ही अप्लाई करते हैं, नॉर्मल पे आ जाते हैं तो 1,15,000, तो दोनों में से कौन बेटर है कि आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। Mr. Gupta is having a trading business and his trading and profit and loss account for the financial year 2020-19 is as under: opening stock, sales, closing stock। ठीक है, अच्छी बात है। सैलरी टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड में ये देखना होगा कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अभी हम फिर यहाँ पे हर एक चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। आगे क्या कह रहा है, और प्रोविडेंट फंड, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिकनेस कम करें। ओके, अब देखिए सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसका 80G में डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो ये डिसअलाउड हो गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी आपका डिसअलाउड है। अभी हम बताएंगे, इसका बताया भी था मैंने,
बोनस टू एम्प्लॉय, ठीक है, अच्छी बात है। फैमिली प्लानिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये देखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट किस लिए मतलब लिया गया है, ये लोन किस लिए लिया गया है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय, इसकी छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन एक बार डिसअलाउड करेंगे, फिर एज पर इनकम टैक्स जो रहेगा उसको अलाउड कर देंगे, इनकम टैक्स डिसअलाउड होगा, ठीक। अब आप देखिए कह रहा है डेप्रिशिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स 40,000, हेलो 40,000। दूसरा कह रहा है नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन मेड, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज बीन मेड, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, पेमेंट हाँ, अब देखिए पेमेंट ऑफ हेलो हाँ, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कर मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली फेस्टिवल, मैंने बताया था कि किसी फेस्टिवल पे अगर कोई पेमेंट होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ सैलरी 25,000 पर्टेन टू हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड विच वाज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट किया गया था फिलिंग रिटर्न, तो इसकी लॉयबिलिटी नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ड्यू डेट के बाद कोई चीज़ करते हैं तो उसकी लॉयबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसका आप कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, आइए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला काम नेट प्रॉफिट एज पर, बड़ा इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11,50,000, ठीक। एड एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल, या डिसअलाउड कर सकते हैं। पहला डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कितना डोनेशन किया है 1,00,000 रुपए। दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के बारे में सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1), मैंने बताया था सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड ओनली इन केस ऑफ बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उन्हीं के प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की छूट है, बाकी और किसी के लिए देयरफॉर इट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन इन केस ऑफ मिस्टर गुप्ता, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। कितना है भाई 50,000। फिर उसके बाद है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, ये भी डिडक्शन तो अलाउड है ओनली टू अ कंपनी एसएससी नॉट टू मिस्टर गुप्ता, फैमिली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए, गुप्ता के लिए नहीं है, तो ये कंपनी तो है नहीं, ठीक है। कितना है फैमिली प्लानिंग 20,000, डिसअलाउड करिए। फिर डेप्रिशिएशन ले लीजिए, डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है 30,000, इसको भी डिसअलाउड करिए। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, ये तो पूरी की तरफ पूरा का पूरा डिसअलाउड होगा 1,00,000। फिर उसके बाद आपका क्या है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, वैसे तो ये डिसअलाउड नहीं होता है, लेकिन ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल होने के बाद एक्स जो पेमेंट है 25,000, अब इनको टोटल कर लीजिए 172,325, 14,75,000 लेस एक्सपेंस अलाउड डेप्रिशिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग था, कितना था 40,000, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई
14,35,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22। Manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended. Mr. Raju, a manufacturer at Chennai, give the following manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. Manufacturing, trading and profit and loss account इनका दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक अच्छी बात है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है, अच्छी बात है। ओके ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंस ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वैट पेनाल्टी देखना पड़ेगा कि ये वैट की पेनाल्टी आपने किस लिए दी है, ठीक है। फिर उसके बाद जर्नल स्टेट वैट पेड जर्नल एक्सपेंस इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी। द कमीशन अमाउंट एट मार्केट रेट इज 36,000। तो कितना ज्यादा इन्होंने पे कर दिया, 10,000 डिसअलाउड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओके फिर कह रहा था एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट कैरियर 29/12/2019। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। एज्यूम दैट द प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस पेमेंट। कैश पेमेंट ट्रांसपोर्ट वाले को 35 तक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 33,000 किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है अ सम ऑफ ₹4,000 पर मंथ वाज पेड टू सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको आपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। सैलरी पेड टू स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और आप इस हिसाब से ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक। अभी इसका भी मैं एक एक पॉइंट का भी आपको एक्सप्लेन, पहले मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर लूँ। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 31st March 2020 was 20,000 and the balance was paid in October 2020. Housing loan principal repaid during the year was 50,000 and it related to residential property occupied by him. Interest on loan was 23,000. Housing loan, चलिए, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 एंड इट रिलेट टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर दिस एक्ट टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 12 लाख, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 6 20 20 लाख का 15%, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग सीधा सॉल्यूशन पे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राजू, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21।
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, तो क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट इनका कितना दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट इनका दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, सॉरी हाँ ठीक है 5 लाख रुपीस। एड एक्सपेंस disallowed या नॉट एडमिसिबल। कौन कौन से एक्सपेंस है? पहला है कमीशन टू ब्रदर, एक्सेस पे कर दिया है। कितना एक्सेस पे कर दिया है? 10,000। दूसरा है सैलरी पेड टू स्टाफ not recorded in books of account। ठीक है 48,000। चोरी छुपे हम ये मान के चल रहे हैं, हम इतना पॉजिटिव नहीं है। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना? 40,000। चौथा स्टेट वैट पेनाल्टी पेड, $5,000। अभी एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन 2 लाख। ठीक है, लेस जो इनकम है डिविडेंड अदर हेड की फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी कितना है भाई डिविडेंड? 15,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, कितना एग्रीकल्चर इनकम? 1,80,000। वो इस हेड की इनकम तो है नहीं ना, तो इसलिए लेस कर देंगे। फिर डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो आप निकाल लीजिए। और आइए सीधा मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन में। तो सॉरी, ये देखिए डेप्रिशिएशन अलाउेबल अंडर द एक्ट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस 15% कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो आप जरा समझिए यहाँ पे डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा। जो ओपनिंग WDV है यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा यूज की गई है। ठीक है, तो 12 और प्लस 2 कितना हो गया? 14 लाख। 14 लाख का 15% निकाल लीजिए, कितना आ गया? 2,10,000 रुपए। और जो रिमेनिंग जो 4 लाख टोटल है ना, तो 2 लाख तो 180 दिन से, यहाँ देखिए यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है। समझिए आप,
यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि टोटल वो साल भर में उसका जो एडिशन हो रहा है वो 4 लाख का हो रहा है, ठीक। और 2 लाख का 180 दिन से जो 2 लाख है वो 180 दिन से ज्यादा है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। और इसको हम मान लेते हैं 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, तो जो 2 लाख है वो 180 दिन से कम है, तो 0.5%, यानी कि 2 लाख पे 60.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो 15,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा, देख लीजिए 14 लाख का जब आप 15% चार्ज करेंगे तो ये आएगा 2,10,000 रुपए। फिर 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 लाख 180 दिन से ज्यादा है और 2 लाख 180 दिन से कम है, तो जो 180 दिन से कम है उस पर हाफ रेट पे लगता है, तो 7.5% का लगाएंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2,25,000 रुपए। $2,25,000, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, ठीक है। अब देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आ रहा है, निकाल लीजिए। 5 लाख प्लस 10,000 48, 4 लाख सॉरी 40,000 5,000 प्लस 2 लाख माइनस 15 माइनस 180 माइनस 225, तो आपका आया 3,83,000, 3,83,000। अब देखिए क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी क्रेडिट साइड में देखिए, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी बाय इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेट, इनका ट्रीटमेंट तो आपने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर देखिए कोई और इनकम ऐसी अजीबोगरीब नहीं है। फिर नीचे आ जाइए, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड इट रिलेट टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने हाउसिंग लोन 50,000 का पे किया है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन housing loan 23,000, housing loan was taken from Canara Bank, these amount were not dealt in the profit and loss account given above। तो इन्होंने टोटल इनकम निकालने के लिए कहा है, एक हिसाब से ये क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का भी हो जा रहा है, एक हिसाब से ये क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का भी हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपने बिजनेस इनकम तो निकाल ली, अब टोटल इनकम आप कैसे निकालेंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई इनकम तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान के चलते हैं हम ये, क्योंकि कह रहा है कि उसमें वो खुद रह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे जीएबी उसकी क्या हो जाएगी, नील, एनएबी क्या हो जाएगी, नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनएबी क्या होती है, नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा नहीं, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसने कितना पे किया है 23,000, तो जब उसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना आया 23,000, माइनस कर दीजिए तो 3,63,000, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है ये, नेट नहीं बोलेंगे क्योंकि नेट जब डिडक्शन माइनस हो जाएगा तब बोलेंगे। क्लियर, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब मैंने वैट का जो स्टेट पेनाल्टी वैट है उसके बारे में मैंने कहा था, वेयर द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी इज नॉट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स बट द कंट्रोवेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट द लेवी इज नॉट कंपेंसेंट्री, वो आप देख लीजिएगा। देखिए जो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, ठीक है, इसका एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये जो मैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ उसको हमें सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए
क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, Mr. Shivam is a retail trader of Cochin. Given the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020, एक ही चीज दो दो बार बोल रहा है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 90,000, अच्छी बात है। परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, सारी चीजें दिया हुआ है, अच्छी बात है। और क्या कह रहा है, चलिए, इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये अदर हेड की इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी, ओके। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लॉस ऑन शेयर ऑफ शेयर्स, ये भी अदर हेड में चला जाए। कैपिटल गेन का लॉस है, यहाँ पे डिसअलाउड करेंगे। द जनरल एक्सपेंस, ठीक है। और क्या डिटेल दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फाउंड एट द सम स्टॉक, ये क्वेश्चन बीकॉम में भी है, मोहित को पता होगा। इट वॉज फाउंड एट द सम स्टॉक वेयर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ विच आर, मतलब इस इतना 9,000 आपने ओपनिंग स्टॉक में नहीं लिखा है और 18,000 क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखा है। सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000, डिसअलाउड, पूरा पूरा डिसअलाउड, 2,000 रुपए। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाई वे ऑफ वन टाइम पेमेंट। आप देख लीजिए कि जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। और क्या कह रहा है भाई, सैलरी इंक्लूड, ओके, ये तो मैंने बता दिया था। होल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके बारे में डिस्कस कर चुका था। एंड द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 420 एज ऑन 1/4/2019। अ न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक of depreciation was bought on 1/7/2019 for ₹70,000. The two old plant were sold on 1/10/2019 for ₹50,000. तो आप क्या करेंगे, 4/20 में सबसे पहले आप जोड़ दीजिए 70, क्योंकि जुलाई में लिया है तो 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया होगा, माइनस कर दीजिए 50, तो आपका बचेगा 440, उसका लगा दीजिए 15%, तो 66,000, 15% ना, हाँ। रेंट एंड रेट इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी 3,400 पेड ऑन 7/4/2020, लाइबिलिटी है, यानी कोई कुछ पेनाल्टी वगैरह भी हो सकता है। एंड अदर जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी डिसअलाउड होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर शिवम वेदर ही कैन ऑफर हिज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन। मतलब आपको यहाँ पे दोहरी मान निकालनी, पहले तो नॉर्मल पे निकालिए और फिर उसके बाद उस पे निकालिए। बढ़िया है भाई, ठीक है, आइए चलें भाई सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, चल, कलर ब्लू, थिकनेस, ओके, चल। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब आप देख लीजिएगा, ओ सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी दिमाग में। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, नोट कर लीजिए। एड डिस अलाउड एक्सपेंस स्लैश लॉसेस,
पहला पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कम दिखा रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक आप अंडर वैल्यूड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट कम छिपा रहे हो। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब कम दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आएगा। कितना कम दिखा रहे हो, 18,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा पॉइंट, सैलरी पेड टू ब्रदर, कितना ज्यादा, 2,000 ले लीजिए। तीसरा पॉइंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,002, 10,000 रुपए तक का था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ट्रांसपोर्टेशन के केस में 35,000 रुपए तक। यहां पे इन्होंने कितना कर दिया कैश में पेमेंट, 23,000 स्टेशनरी, 23,200 रुपीज। देखिए, फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन जो इन्होंने अलग से निकाला है, कितना निकाला है, 1,05,000। और क्या दिया हुआ है भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8,100। और क्या है, डोनेशन 2,000, जोड़ डालिए सबको, 18,000, 2,000, 23,200, 1,05,000, 8,100 एंड 2,000, टोटल हो गया 1,58,300। $2,08,300 लेस डिडक्शन आइटम या अलाउड आइटम, सबसे पहले ले लीजिए डेप्रिशिएशन 66,000 निकाल लीजिएगा आप। 420 का पहले था, फिर उसके बाद 70,000 का ऐड हुआ और 50,000 का बिक गया, 44, उसका 15% ले लीजिए, 66,000 आएगा। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 9,000 रुपीज से, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम यूटीआई, कितना है भाई इनकम फ्रॉम यूटीआई, 2,400, टोटल कर लीजिए 66, 9,000, 24, 77,400 माइनस 2,08,300, 1,30,900 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि क्या हमें 44 एडी में एप्लीकेबल, ठीक है, आप 44 एडी में प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पर अगर आप चल रहे हैं तो आपकी जो ग्रॉस सेल्स है वो देखिए कितना है, टर्नओवर आपका कितना है, टर्नओवर का 8% ले लीजिए, यही तो बताया था। तो टर्नओवर का 8% यानी कि 12,11,500, इसका 8% लेंगे तो 96,920 आएगा। अब यहाँ पे आपकी जो बिजनेस इनकम निकल कर आ रही है 1,30,900, और प्रेजेंटिव बेसिस पे चल रहे हैं तो 96,920 आ रही, तो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है 96,920 आएगा, वही वाला ले लीजिएगा आप। कैसे सर 96,920 आ जाएगा, भैया ये देखो टोटल इनका सेल्स कितना है, 12,11,000 रुपए ना। अब 12,11,000 प्रेजेंटिव इनकम 44 एडी में मैंने क्या बताया था, 8% लेने के लिए, तो 12,11,000 का आप 8%, 11,500 का 8% ले लीजिए, तो 96,000 समथिंग ही तो आ रहा है, 96,920 तो आ रहा है। क्लियर,
अच्छा, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 24, 25। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन है सबका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सबका डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसके लिए बेझिझक हो जाइए कि सर हमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप अपने से करिए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लेक्चर और लेकर बाकी और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो फिर पीजीबीपी को मैं ख़त्म करके फिर आगे कैपिटल गेन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का नहीं पढ़ाया पीजीबीपी में, तो वो भी आता है बेटा, वो हम असेसमेंट में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।